स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के अंतर्गत जूल्स के नियम या जूल्स लॉ के बारे में देखेंगे। इक्वेशन डी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डी ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी में दो आंशिक व्यंजक हैं। एक स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा के परिवर्तन की दर को व दूसरा ताप पर स्थिर ताप पर आयतन के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दर को बताता है। इसमें से प्रथम व्यंजक को हम ऊष्माधारिता के साथ संबंधित करके ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे व्यंजक का मापन कठिन कार्य है, जिसे गैसों के लिए जूल ने अपने प्रयोगों के द्वारा हल करके बताया। जूल के एक्सपेरिमेंट में दो बल्ब ए व बी लेते हैं जो परस्पर एक स्टॉपर द्वारा जुड़े हुए हैं। एक जो बल्ब ए है उसमें कोई गैस भर लेते हैं और बी बल्ब में वैक्यूम रखते हैं। जल से भरे बर्तन को थर्मोस्टेट की तरह यूज करते हैं। इस बर्तन में एक विडोलक व एक थर्मामीटर लगा रहता है। विडोलक चलाने पर बल्ब व पात्र का जल एक दूसरे के साथ ऊष्मीय साम्य स्थापित कर लेता है। जब ताप स्थिर हो जाता है उसे थर्मामीटर में नोट कर लेते हैं। अब दोनों बल्बों के मध्य का स्टॉपर खोल देते हैं। गैस प्रसारित होकर बल्ब ए से बी में समान रूप से फैल जाती है। तंत्र को ऊष्मीय साम्य में आने देने के लिए हम पर्याप्त समय के लिए उसे छोड़ देते हैं और फिर उसका ताप नोट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ताप क्रम में कोई अंतर नहीं आता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जूल का प्रयोग एक आइसोएंथैल्पिक या सम एंथैल्पिक प्रक्रम है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि सिस्टम की बाउंड्री जो प्रयोग के प्रारंभ में केवल एक तक ही सीमित थी, परिवर्तन के दौरान बल्ब बी तक इस प्रकार से फैलती है कि प्रत्येक समय समस्त गैस उसके घेरे में रहती है, अर्थात वह शून्य विपरीत दाब P अपोजिंग इज इक्वल टू 0 के विरुद्ध विस्तार करती है। स्वाभाविक है कि इस विस्तार पर यह प्रसार से परिपार्श्विक या सराउंडिंग में शून्य कार्य उत्पन्न होता है, जिसको हम W इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इसमें जब W इज इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सराउंडिंग के तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि यह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अतः तंत्र का ताप भी स्थिर रहेगा। इसका मतलब यह है dt इज इक्वल टू 0 का। उस स्थिति में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो रिड्यूस होकर डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमारा जो वॉल्यूम था वो ए बल्ब के बराबर था, और जब प्रसार कार्य हो रहा है तो जो वॉल्यूम है वो टोटल ए और बी के योग के बराबर हो गया है। तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होगा। अर्थात किसी तंत्र की ऊर्जा
वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है। तंत्र की ऊर्जा आयतन के प्रति इंडिपेंडेंट है। किसी तंत्र की ऊर्जा केवल ताप का फलन है, ताप पर ही निर्भर करती है। इसे जूल का नियम कहते हैं। ये नियम केवल गैस और वो भी स्पेशली आदर्श गैसों पर सही ढंग से लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर का कुछ धनात्मक मान होता है। यद्यपि इसका मान बहुत कम होता है, लेकिन ये शून्य नहीं होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस अथवा द्रव के आयतन को परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता पड़ेगी। किसी ठोस अथवा द्रव के आयतन के समतापी परिवर्तन के लिए संबद्ध ऊर्जा का मान हम समीकरण 1 से प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि स्थिर ताप है, अतः dt = 0 करके समीकरण 1 को हम समाकलित करते हैं, जो डेल्टा ई = v1 to v2 इंटीग्रेशन v और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी dv के होता है। जैसा कि हमने देखा है कि द्रवों और ठोस की अत्यंत कम संपीड़ता होती है। इस कारण v1 और v2 में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ये लगभग समान होते हैं। अतः आयतन के इस छोटे से परास में जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर होता है। अतः इसमें से हम इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देंगे और dv का समाकलन करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो डेल्टा ई = डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी dv = 0 है। इस समीकरण की सहायता से हम डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। ठोस व द्रव सिस्टम के लिए डेल्टा वी का मान बहुत कम होता है, अतः इसे लगभग शून्य मानकर हम ये मान सकते हैं कि ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है और ये जूल का नियम है।